हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज एरिया का लास्ट लेक्चर है और उसमें आज मैं आपको एक जो सबसे बड़ी समस्या जिससे बच्चे परेशान रहते हैं वो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। और ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये लगाना ही नहीं पड़ता। अरे ये जो है एरिया के मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन में आपको लगाना होता है, पर अगर आप भैया इसको सभी क्वेश्चंस में लगा लगा के बकवास करते हो तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको इससे डर भी लगेगा। एक दो क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं कि भाई जिस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना उसमें आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं। आईआईटी एडवांस 2013 वाला क्वेश्चन है ना। तो इसलिए ध्यान ये रखना है, टॉपिक का नाम ये है और इस टॉपिक की सबसे खास बात क्या है, ये डरावना है पर एरिया के मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन में ये लगता है, उसके अलावा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। ये बात सुन लेना। अगर आपने इतनी बात सुन ली कि अच्छा एक या दो क्वेश्चन में लगाना है, तो ये भी इस पूरे लेक्चर को देखने से या इतने कम टाइम में ये भी बहुत बड़ी बात आप बोल सकते हैं, क्योंकि इससे डरना ही नहीं है यार। जो चीज काम ही नहीं आ रही भाई उससे क्यों डरना है। तो हाँ, एक क्वेश्चन में लगा के भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि इसको दुरुपयोग भी ना करें। जिसमें जरूरी नहीं है उसी में इसको घिसीट रहे हैं तो भाई लंबा ही होगा ना क्वेश्चन। तो करें शुरू? बिल्कुल सर, आ जाइए। तो देखिए क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या बला है। देखिएगा, एक पहले एग्जांपल देखते हैं। अगर ये एक सर्कल था बच्चा, ये एक सर्कल था, नहीं चलो ठीक है थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। ये एक सर्कल था और ये एक लाइन। अपने को ये क्षेत्रफल निकालना था, अपने को ये क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है क्या। ये सर्कल था, ये लाइन थी और ये क्षेत्रफल आपको निकालना था। तो अब आप जानते हैं अगर मूल बिंदु यहाँ है, अगर ओरिजिन यहाँ है, मूल बिंदु यहाँ है, तो इसकी समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कुछ आएगा और इस लाइन की समीकरण भी आएगा। भाई देखो, इस वर्त का समीकरण बड़ा सा रहेगा ना, क्यों? क्योंकि इसका केंद्र मूल बिंदु पे तो नहीं है, तो इसलिए इस वर्त का समीकरण बड़ा सा रहेगा और ये लाइन का समीकरण रहेगा। तो ये क्षेत्रफल निकालना है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये चीज थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्लियर है क्या। पर अगर इसी चीज में अपन कर दें कि भैया समीकरण को थोड़ा आसान बना ले ताकि अपने को समझ आए चीजें हो क्या रही। ये यहाँ पे था तो थोड़ा सा टफ हो रहा था, तो अब अपन क्या चाह रहे हैं कि इस समीकरण को आसान बना ले। तो आसान कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इस चीज को उठा के यहाँ पे कर दूं, अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, मूल बिंदु को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, मतलब इसके केंद्र पे ही शिफ्ट कर दिया। अगर मैंने मूल बिंदु को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया तो बताओ इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा। तो इसका समीकरण अब सिंपल सा हो जाएगा। कैसा आ जाएगा, अब नया समीकरण जो है, नया जो समीकरण इसका आएगा वो ऐसा ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ जाएगा ना नया समीकरण, क्यों? क्योंकि इस वर्ग का केंद्र मूल बिंदु हो चुका है। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया बच्चों कि अगर मैं मूल बिंदु को यहां से यहां शिफ्ट कर दूं तो इस वर्त का समीकरण आसान दिखेगा, सिंपल सा दिखेगा, तो उसके लिए अपन सब कुछ कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। पर एक बात ध्यान से सुनो, तो मतलब पहले समीकरण कुछ ऐसा था इसका, जो पुराना समीकरण था पहले इसका समीकरण कैसा था, ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, पहले ऐसा समीकरण था। और अब नया समीकरण ऐसा आ गया जो कि आसान, क्लियर है क्या। तो यही है कि अगर अगर थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी समीकरणें हों और उसमें समझ नहीं आ रहा हो तो फिर ऐसा काम अपन कर सकते हैं, क्लियर है क्या। तो मतलब उसको शिफ्ट कर दिया। तो अब मुझे ये बताओ, क्या शिफ्ट करने से, क्या मूल बिंदु को यहां से यहां शिफ्ट करने में ये क्षेत्रफल बदलेगा? भाई इनके समीकरण बदल जाएंगे पर क्या ये क्षेत्रफल बदलेगा? नहीं बदलेगा। अरे यार ये क्षेत्रफल तो इतना ही है ना, मैंने इसको उठा के यहां से यहां रखा तो क्या हुआ, इस रेखा की और इस वर्ग की समीकरण चेंज हो गई। इनकी समीकरण जरूर चेंज हुई है पर क्या ये क्षेत्रफल बदला? नहीं। अरे इसको तो हाथ ही नहीं लगाया अपने, छुआ ही नहीं इसको तो इसलिए यही है बच्चा कि अगर मूल बिंदु यहां से यहां शिफ्ट करने पर समीकरण का जो आए वो सिंपल सी आए तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये लिखा है, मूल बिंदु को स्थानांतरित करने से दो वक्रों से परिवर्तित क्षेत्र का क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बताए? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपने मूल बिंदु को यहां से यहां शिफ्ट किया तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अतः ये तो नहीं पड़ता है, अतः यदि दिए गए वक्र जटिल हो तो मूल बिंदु को उचित बिंदु पर स्थानांतरित करने पर सरल हो जाते हैं। है हो तथा आएगा, हो तथा जटिल हो तथा मूल बिंदु को उचित बिंदु पर स्थानांतरित करने पर सरल हो जाते हैं। देखिए, जो वक्र दिए गए वो जटिल हो तथा मूल बिंदु को उचित बिंदु पर स्थानांतरित करने पर सरल हो जाते हैं, तो मूल बिंदु को स्थानांतरित करने के बाद क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मतलब बेसिकली ये यही बोल रहा है कि भाई मूल बिंदु को तुम कहीं पे भी शिफ्ट करो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। दूसरी बात ये बोल रहा है, तो अगर ऐसा है तो अगर आपके कर्व के इक्वेशन जटिल लग रहे हैं तो आप मूल बिंदु को उचित बिंदु पे स्थानांतरित कर लेना, उसके बाद क्षेत्रफल निकालें। तो ये बात आपको बोली जा रही। क्लियर है? तो बिल्कुल ठीक है। अब ये सर उचित बिंदु कैसे आएगा, तो इसके लिए वही थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए चीजें पहले से, और बाकी तो ऐसा ही होता है कि मूल बिंदु जब उस कर्व के केंद्र पे आप स्थानांतरित कर दोगे तो काम आसान हो जाएगा। मतलब उस वक्र जो भी कर्व है उसके केंद्र पे स्थानांतरित कर, उसके केंद्र पे स्थानांतरित करने पे अक्सर चीजें इजी हो जाती हैं। क्योंकि जैसे अपने जो 2D वाले कर्व हैं उन सबका केंद्र क्या था, मूल बिंदु था, तो उनके समीकरण बड़े ही अच्छे आते थे। जैसे दीर्घवृत्त का समीकरण, परवलय का समीकरण, वर्त का समीकरण, अति परवलय का समीकरण। तो यही है, अगर इन वक्रों का कोई केंद्र है तो मूल बिंदु को उस बिंदु पे स्थानांतरित, सर स्थानांतरित कर देंगे तो हमें चेंज क्या करना पड़ेगा सर? मतलब कर्व का समीकरण कैसे चेंज होगा सर? वो जो बिंदु है उसके नए निर्देशांक कैसे आएंगे? तो देखिए बच्चा, वैसे तो अपन ये स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से बताते हैं, पर अभी आपको जो करना है, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, सेम वो चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बिंदु है, देखिए यदि मूल बिंदु को h, k पर स्थानांतरित करा, अगर आपने मूल बिंदु को h, k पर लिया तो बिंदु के नए निर्देशांक, बिंदु x, y के नए निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x माइनस एच, y माइनस के। क्या बिंदु के नए निर्देशांक x माइनस एच, y माइनस के हो जाएंगे, x माइनस एच, y माइनस के हो जाएंगे, तथा समीकरण का नया समीकरण। देखो, अगर बिंदु अपना x, y था, मूल बिंदु को आपने h, k पे स्थानांतरित किया, तो इस बिंदु के नए निर्देशांक x माइनस एच, y माइनस के, मतलब दोनों निर्देशांकों में से h, k को माइनस करना है। पर ध्यान से सुनो, इस समीकरण का नया समीकरण x प्लस एच, वाई प्लस के, ध्यान से देखना, यहां पे प्लस करना पड़ेगा। जो भी आपका समीकरण था एक्स वाई वाला, उसका नया समीकरण कब आएगा? x प्लस एच, वाई प्लस के। ध्यान रखना, इसमें माइनस करना होता है, इसमें प्लस करना होता है। तो जितना भी स्यापा रायता था वो एक ही लाइन में खत्म। कि अगर आप मूल बिंदु को स्थानांतरित करोगे तो दो जगह आपको चेंज करने पड़ेंगे। एक तो बिंदु के निर्देशांकों में जहां पे माइनस करना, और दूसरा समीकरण में चेंज x प्लस एच, वाई प्लस के, मतलब x की जगह x प्लस एच, वाई की जगह y प्लस के रखने से होता है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चले आगे। तो ये दो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज केवल 1 या 2 क्वेश्चन में करेंगे पूरे एरिया में। ठीक है, तो चलिए से अब जैसे देखो, ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, और ये लिख रहा है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो यार इसको तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। अगर मैं x माइनस 2 की जगह बड़ा x लिख देता हूं और y माइनस 1 की जगह बड़ा y रख देता हूं, तो ये आ गया दीर्घवृत्त। अरे ये दीर्घवृत्त आ गया। बाकी देखो, अगर ये दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त का केंद्र देखो 2,1 है। ये दीर्घवृत्त कहाँ बना हुआ है बच्चों? ये दीर्घवृत्त बना हुआ है 2,1, ऐसा कोई दीर्घवृत्त। ठीक है, 2,1 पे बना हुआ है। अब अगर इस दीर्घवृत्त को अपन यहां बनाए, तो अगर a और b का मान सेम है, तो भैया इन दोनों दीर्घवृत्त का तो सेम ही तो क्षेत्रफल होगा, इस दीर्घवृत्त का बोलो या इस दीर्घवृत्त का। अब मैं यहां से यहां आने के लिए आपको ये लॉजिक दे सकता हूं
कि मैंने मूल बिंदु को मैंने कहां स्थानांतरित किया। मैं अगर मूल बिंदु को 2,1 पर, अगर मैं मूल बिंदु को 2,1 पर जो कि इसका केंद्र है, इस पे स्थानांतरित करने पे क्या हो जाएगा, तो इस समीकरण में x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x+2, और y की जगह क्या रखना पड़ेगा, y की जगह y+1, है ना। x की जगह x+2 और y की जगह x+h और y+k। तो इसमें रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह x+2 रखो तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा। y की जगह y+1 रखो, ये आ जाएगा। तो समझ रहे हो, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन ये है जो अपन पहले भी करते थे जाने या अनजाने में, कि इसको कैपिटल X मान लिया, इसको कैपिटल Y, कैपिटल X कैपिटल Y, तो वो सेम ही बात है। आज आपने उसको दूसरे तरीके से बोल दिया कि मूल बिंदु को स्थानांतरित करने पर इसका समीकरण, ये समीकरण ऐसा बन जाएगा। तो मतलब इस समीकरण का क्षेत्रफल, मतलब इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सीधा सीधा पता है भैया, दीर्घवृत्त इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये सीधा सीधा ही पता है ना। अगर ऐसा दीर्घवृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए बी क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए बी। तो पाई ए बी होता है आपका क्षेत्रफल। बाकी यहाँ पे ये ध्यान रखिए, मैंने इस मूल बिंदु को यहाँ पे शिफ्ट किया है, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये बन गया। तो बेसिकली इसमें तो कुछ था ही नहीं, अपन पहले भी करते आए हैं, x को जगह x, ये y की जगह y, तो ये बना, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। या फिर तुम सिस्टेमेटिकली बोलना चाहो तो ये चीज बोल दो कि x की जगह x+2, y की, मतलब मूल बिंदु को इसके केंद्र पे स्थानांतरित कर दिया, तो उसका समीकरण ऐसा। अब इस समीकरण का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस समीकरण का क्षेत्रफल पाई ए बी होता है, तो ये और बी का मान निकाल लो, तो ये क्षेत्रफल आएगा पाई ए बी। अब इसके लिए देखिए a स्क्वायर 16 है और b स्क्वायर 2 है, ध्यान से सुनना। तो a का मान 4 और b का मान √2, तो ये आ जाएगा, सीधा सीधा रख दो, पाई a का मान 4 और तो 4√2 इंटू पाई, तो ये आंसर हो जाएगा 4√2 इंटू पाई। तो ये अपना आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए तो कोई मूल बिंदु नहीं थी, आपको सीधा सीधा अच्छा रे इसको x y खत्म। भाई जो यहाँ पे बना, ये दीर्घवृत्त है या ये कहीं पे भी बनाओ दीर्घवृत्त, अगर नीचे वाले आप सेम रखोगे, इसका इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल समान होना है, तो सीधा ही आप बोल सकते थे पाई ए बी। भाई उसका केंद्र चेंज हुआ है, तो केंद्र के चेंज होने से तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही। आ जाओ ये, अब ये भी ऐसा ही है, देखो ये परवलय है बच्चा, ये परवलय दिख रहा है आपको, ये परवलय दिख रहा है, और इसका शीर्ष आपको दिख रहा है। इस परवलय का शीर्ष क्या है, शीर्ष कहाँ है, 1,3 है ना इसका शीर्ष, और इसका भी शीर्ष कहाँ है, 1,3। तो आप ऐसे बोल दो कि मूल बिंदु को मैंने 1,3 पे स्थानांतरित किया, तो इसका शीर्ष और इसका शीर्ष, दोनों का शीर्ष 1,3 है। तो अपन ये बोलेंगे कि भैया तुम अगर मूल बिंदु को 1,3 पे स्थानांतरित करो, तो क्या होगा, x की जगह x+1 और y की जगह y+3 रखना है अपने को, y की जगह y+3 और x की जगह x+1 रखना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y² = 8x, और ये क्या आ जाएगा, x² देखिए x की जगह y की जगह रखो तो 4y आ जाएगा। तो ये दोनों आ गए, तो नया समीकरण ये आ गया अपना, नया समीकरण ये आ गया, x की जगह x+1, y की जगह y+3 रखो तो नए समीकरण आपके आ जाएंगे। अब अपन जानते हैं अगर दो ऐसे हैं, एक y² = 4x और दूसरा x² = 4by, तो क्षेत्रफल कितना होता है, शॉर्टकट बताया हुआ है, कितना होता है इन दोनों से क्षेत्रफल, एरिया कितना होता है, याद रखना है इसका एरिया 16/3 AB, 16/3 AB, तो 16/3 AB। तो यहाँ से एक का मान देखिए, इसको इससे तुलना करिए, इसकी इससे तुलना करिए, इससे इसकी तुलना करिए, 4a = 8, तो एक का मान, और इससे इसकी तुलना करिए, इससे इसकी तुलना करिए, b का मान 1, b का मान, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एरिया जो भी आ रहा है 16/3 इंटू a इंटू b, तो 32/3। समझ रहे हो, तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, कोई इश्यू ही नहीं है इसमें। तो देखिए बच्चे, मुझे नहीं चाहिए था ये मूल बिंदु माल बिंदु इस क्वेश्चंस के लिए, इन क्वेश्चंस को मैं तो सीधा ही विजुअलाइज करता हूँ, y² = 8x है, x² = 4y, पर तुम्हें थोड़ी शांति मिल सकती है,
तुम्हें थोड़ी सी शांति मिल जाएगी कि हाँ क्या कर सकते हैं। तो ये हो रही है, ये हो रही है, तो सीधी सीधी बात है, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, कोई इश्यू ही नहीं है। तो आ जाइए, अब जैसे देखो वो जो मैंने बताया था आपको अभी भी, एक दो परवलयों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताया था, उसको मैं थोड़ा विजुलाइज भी करा देता हूँ। ये क्षेत्रफल आपको विजुलाइज तो है, वैसे आपने बनाया होगा, ऐसा क्षेत्रफल है एक और एक ऐसा। तो ये वाला क्षेत्रफल कितना था, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है ये जो क्षेत्रफल है दोनों परवलयों के बीच का, ये क्षेत्रफल 16/3 AB आता है। ये बात अपने को देख रखा है, बना के देख रखा है, निकाल के देख रखा है, तो इसका अपन यूज यहाँ पे भी कर डाले, इसका यूज अपन ने यहाँ पे भी कर डाला। और देखो इसका अगर विजुअलाइजेशन आपका पास है तो आप इससे भी नहीं डरेंगे। जैसे ये है y² = x, तो y² = x कैसा परवल है, y² = x, ये पहला वाला तो ऐसे, तो ये y² = x है। और ये क्या है, ये इसको ध्यान से देखिएगा, ये है बच्चा y² = माइनस का x² = -4ay। तो ये किस टाइप का परवल है, x² = माइनस का 4ay। याद रखना ये परवल किस टाइप का, x² = माइनस का 4ay। तो ये परवल बनेगा ऐसा। तो इस बार अपने को ये क्षेत्रफल निकालना। अब तुम ये बताओ मुझे, अगर ये परवल ऊपर होता या नीचे होता तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई क्षेत्रफल तो यही वाला आ रहा है ना। अगर इस परवले को आप ऊपर बना दोगे, अगर आप ऊपर बना दोगे, देखिए अगर आप इसी परवले को ऊपर बना देते तो जितना क्षेत्रफल ये आता वही क्षेत्रफल ये है क्या? इस परवले को ऊपर बनाने में जितना क्षेत्रफल आता उतना ही नीचे बनाने में आएगा। अरे ये तो समझ सकते हैं ना, अगर मैं इस परवले को ऊपर बनाता तो ये क्षेत्रफल आता, अब इसको मैंने नीचे बनाया है तो ये आया है, तो ये और ये तो क्षेत्रफल तो बराबर ही है, क्षेत्रफल तो बराबर ही है, तो क्षेत्रफल बराबर ही है, क्षेत्रफल क्या है, बराबर ही है, क्षेत्रफल बराबर ही है। तो इसलिए यहां पे भी, इसमें भी अपन को अगर विजुअलाइजेशन है तो उस चीज का यूज कर सकते हैं अपन, क्या 16/3 AB। बस ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो इसकी तुलना करनी है y² = 4ax से। तो ए का मान बताओ, ए का मान बताओ, ए का मान आ रहा है 1/4, ध्यान से सुन लेना, ए का मान 1/4 दिख रहा है क्या, ए का मान 1/4, और यहां से बी बोल दो या ए बोल दो, बी बोल दो इसको। तो बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 6/4, बी का मान कितना है 6/4। तो वैल्यू पुट कर दो, तो 16/3 × ए × बी, तो कितना क्षेत्रफल, 16 से 16, ये 3 तो 2 आंसर, समझ पा रहे हो, 2 आंसर है। तो मतलब जो आपने सीखा था उसका यूज आप कर सकते हैं, उसका यूज आप कर सकते हैं। और ये ऐसे ये है जैसे, मतलब बेसिकली ऊपर बनो या नीचे क्या ही फर्क पड़ता है, ये है। अब ये है क्या भाई, ये है क्या, ये तो बताओ मेरे को, तो ये है क्या सर, तो इसको थोड़ा देखिए, स्क्वायर करिए, y² = x, तो ये भी परवल है, ये भी परवल है, पर इसमें भाई, इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो अगर देखो ये पूरा होता, y² = x होता तो ये इतना बनता है ऐसे, अगर y² = x दिया होता तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनाते, पर अभी क्या है, अभी क्या है, y = √x, तो y = प्लस का √x। भाई इस परवले के दो ब्रांच होते ना, ये जानते हैं ना, ये तो y = प्लस -√x, तो इस बार कौन सा दिया, केवल प्लस √x दिया है, प्लस √x दिया है, मतलब ऊपर वाला ही। देखो इस परवले के दो ब्रांच होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये y = √x वाला ब्रांच है, और अगर आप नीचे भी बनाते तो वो -√x वाला। तो ये तो आपको पता ही होंगे यार, बहुत सी जगह बता चुका हूं मैं। बाकी अब देख लो भाई, इस परवले के दो ब्रांच है, एक y = प्लस का √x और एक y = माइनस का √x, या फिर ऐसे देख लो y का मान तो जो भी है धनात्मक ही है, तो मतलब इतना ही ग्राफ बनेगा। x का मान आप धनात्मक ही रख सकते हैं यहाँ पे, और y का मान भी धनात्मक, तो मतलब इतना ही ग्राफ। ऐसे ही ये है, ऐसे ही ये है, तो इसकी बात करते हैं तो ये x² = y है। अब देखिए यहाँ x का मान धनात्मक है, इसके भी दो ब्रांच है तो धनात्मक ही है x और y, तो ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आया। अब ये क्षेत्रफल आया तो ये तो स्वयं से ही बात है भाई, इधर इसका ब्रांच इधर वाला आता तो क्या हो जाता, यही तो नहीं आया, और इसका अगर इधर वाला ब्रांच भी आता तो मुझे ये बताओ चेंज क्या होता, इन दोनों परवलों से जो क्षेत्रफल आता वो तो इतना यही आता ना।
भाई अगर इनकी एक एक ब्रांच आई है तो क्षेत्रफल तो यहीं पे परिवर्त हो रहा था ना भाई, इसको पूरा भी आता तो क्या फर्क पड़ता, क्षेत्रफल तो इतना ही आता, ये भी पूरा आता तो क्षेत्रफल इतना ही, तो मतलब ये परवले आधे आधे आए हैं तो भी क्षेत्रफल तो सेम ही है ना, जो परिवर्त हो रहा है वो क्षेत्रफल तो यही होता ना, अगर पूरा भी करते, अगर दोनों को पूरा भी करते तो सेम ही क्षेत्रफल रहता। तो इसलिए इसलिए इसमें भी 16/3 AB ये काम कर जाएगा बच्चे। और तो 16/3 ए का मान, देखिए इसमें ए का मान 1/4 आएगा, समझ गए होंगे यार, इसकी इसकी तुलना कर लो, और इसमें बी का वैल्यू भी 1/4 है, तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो ध्यान रखना, ये जो तीन आपको विजुअलाइजेशन, किलर विजुअलाइजेशन दिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही तो घुमाते हैं तुम्हें वो, कि तुम कहीं ना कहीं फंस जाओ। तो देखिए 4 क्वेश्चन करे मैंने परवलय ही परवलय के, तो इस थ्योरी को ध्यान में रख के आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन ये कि अच्छा नीचे ऊपर बना तो क्या होगा, अगर आधे आधे बने तो क्या होगा, अगर कहीं और जाके बने कुछ मूल बिंदु स्थानांतरण वाले तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम फॉर्मूला लगना है 16/3 AB। तो ये आपको याद है, क्लियर है, आ जाइए। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, और एक्चुअली जो मूल बिंदु स्थानांतरण की जरूरत है वो इस क्वेश्चन, और इसको भी आप बिना स्थानांतरण भी कर सकते हो, पर उस टाइम आपका कैलकुलेशन बहुत हार्ड होना चाहिए। देखिए कर सकते हैं आप बना स्थानांतरण करें, पर उस टाइम आपका कैलकुलेशन और इंटीग्रेशन खतरनाक होना चाहिए ना, तब कर पाएंगे, क्लियर है। तो आप करते हैं भाई, तो करें, तो इसको देखो ये दिख ही रहा होगा कि पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग तो 9x² माइनस का 36x प्लस का 4y, ऐसे कैसे टेकल करते हैं, यही टेकल करते हैं ना बच्चा, इक्वल टू माइनस का 4। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं इसको, इक्वल टू माइनस का 4। तो देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, तो पहले तो 9 को कॉमन लो, तो 9 को कॉमन लीजिए, 9 को कॉमन लीजिए भाई, अरे यार मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिया, 9 को कॉमन लेंगे, x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4y² प्लस 2y इक्वल टू माइनस का 4, इक्वल टू माइनस का 4, इक्वल टू माइनस का 4। तो यहाँ पे देखिएगा इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो प्लस का 4 दिख रहा होगा, और इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो प्लस का 1। तो बेसिकली आपने कितना ऐड किया, देखिए 9 चौक 36, यहाँ पे 36 ऐड किया, और यहाँ पे कितना ऐड किया, प्लस का 4। देखिए बच्चा ये तो जानते होंगे यार, ये तो जानते होंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये चीजें, तो इसलिए देखिए ये आ गया है 9x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ये आ जाएगा आपका x-2 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर में। अब देखिए अगर मुझे इसको सिंपल बनाना है तो मैं मूल बिंदु को कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, 2, -1, तो इसके केंद्र पे, इसका जो केंद्र है वहीं पे मूल बिंदु को शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसा करने से x की जगह क्या लिखना है, x+2, और y की जगह क्या लिखना है, y-1। तो ये इस समीकरण में डालेंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा x की जगह तो x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो इसका समीकरण ये बन गया है, इसका समीकरण ये बन गया है, और इसका समीकरण भी चेंज होगा, ध्यान रखना इसका समीकरण भी चेंज होगा, इसका समीकरण भी चेंज होगा। तो इसके समीकरण में जो चेंज होगा वो होगा 3x की जगह x+2। ध्यान रखे, देखिए जो भी आए हैं सबके समीकरण चेंज करने पड़ेंगे, प्लस 2y-1 -10 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया है बच्चा, 3x + 2y, और ये हो गया है 6, तो माइनस का 6 हो रहा है शायद, देखिएगा ये माइनस का 6 हो रहा है, ये 6 आया और ये माइनस का 2, तो 4 तो ये 6। तो ये भी समीकरण आ रहा है x/2 + y/3 इक्वल टू 1। तो ये समीकरण देखिए, जितनी भी समीकरणें आई हो, अब ये मूल बिंदु के स्थानांतरण में यह ध्यान रहे, जितनी भी समीकरणें आई हो उन सबको चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसको चेंज किया, वो भी चेंज होगा, और इनफेक्ट यहाँ पे कहीं x एक्सिस लिखा होता तो उसका समीकरण भी चेंज होता, यहाँ पे नहीं है। बाकी अगर x होता तो x का भी समीकरण होता है ना, x होता अगर मान लो तो उसका समीकरण y = 0 होता है, तो वो यहाँ पे चेंज होके क्या लिखना पड़ता है आपको, y-1 = 0। ध्यान से सुन लेना, अगर x लिखा होता कहीं
क्वेश्चन में एक्स एक्स आता और आप मूल बिंदु स्थानांतरण कर रहे हैं तो उसका समीकरण भी आपको चेंज करना पड़ता, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से, बहुत बड़ी गलती ये हो सकती है कुछ क्वेश्चंस में। हाँ, तो जिस क्वेश्चन में ऐसा हो कि मूल बिंदु, मतलब जब आप मूल बिंदु स्थानांतरण कर रहे हैं तो जितने भी वक्र आएंगे उन सब की समीकरणें आपको चेंज करनी होगी। अगर एक्स एक्स वाई एक्स लिखा है तो उनकी समीकरणें भी चेंज हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, मूल बिंदु स्थानांतरण में जितने भी बिंदु, जितने भी समीकरणें आएंगी सबको चेंज करना, ये लिख लेना, ये लिख लेना, अंडरलाइन करके लिख लेना। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं इसकी बात पे। तो अब अपन काम करते हैं, ये वाला तो मुझे बनाना आता है, ये वाला तो मुझे बनाना आता है, ये समीकरण, ये तो ये है, और ये अगर रेखा भी तुम बनाओगे तो ये बिंदु है 2,0 और ये है 0,3, तो ये रेखा भी यहीं से पास होगी, ये रेखा भी यहीं से पास होगी, ये रेखा भी यहीं से पास। तो ये क्या बोल रहा है भाई, दीर्घवृत्त काटे गए छोटे भाग का क्षेत्रफल चाहिए, छोटे भाग का क्षेत्रफल मतलब यही क्षेत्रफल चाहिए। तो अपन ने देखा था इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, इस दीर्घवृत्त का पूरा क्षेत्रफल पाई ए बी, तो ऐसे 4 भाग होते हैं इसमें, तो इस एक भाग का क्षेत्रफल कितना, त्रिभुज का जो फर्स्ट चतुर्थांश में है उसका पाई ए बी बाई 4 माइनस ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो इसमें से ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर दो, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो पाई ए बी, ए और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, ए और बी की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई, तो पाई ए बी तो 3 पाई बाई 2 देखिए वैल्यू रखिए, ए बी 6/4 माइनस ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल 3 आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा 3 आ जाएगा, तो यार तो ऐसे आप कर सकते थे, ये आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई भी इश्यू इसमें नहीं आएगा। मैं इसको थोड़ा सा सुंदर लिख देता हूँ, ठीक है क्या, तो ठीक है क्या बच्चों, तो इसमें कोई भी आपको इश्यू नहीं आएगा। तो ये आप है पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फिर मूल बिंदु को उसके केंद्र पे स्थानांतरित कर दिया तो सीधा सीधा आ गया, सीधा सीधा ही आ गया, तो ये चीज है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, तो एक ये क्वेश्चन है जिसमें एक्चुअली अपने को मूल बिंदु स्थानांतरण की जरूरत पड़ेगी, और अगर कैलकुलेशन आपका फंटास्टिक है और आप देख सकते हैं चीजों को, तो आप आराम से इसको भी कर सकते थे वाई अप माइनस वाई डाउन वाले से, पर उस टाइम आपको इसका परफेक्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा और वहां से थोड़ा सा लंबा भी जाएगा, और समाकलन की हेल्प से ही आप कर पाएंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, उसमें कुछ लीनियर रहेंगे तो वो रहेगा। क्लियर है? आ जाओ, ये क्वेश्चन है जेई मेंस में आया हुआ है, जेई मेंस में आया हुआ है भैया, मैंने गलती से इसका सॉल्यूशन देख लिया, क्या मैं जब वीडियो बना रहा था उससे पहले गलती से मैंने इसका सॉल्यूशन देख लिया, तो मैंने कहा यार फिर तो ऐसे अपन तो बहुत ही हो जाएगा कुछ। भाई इस क्वेश्चन को अगर लिटरली 15 मिनट इस या 7-8 मिनट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझा रहे हैं, वो भी समझा रहे हैं, समझाना पड़ रहा है मतलब, तो हद ही होती है भाई, फिर तो क्या ही बोलूं मैं। तो मतलब बकवास सी बात है, एक त्रिभुज बन रहा है जिसका एक बिंदु ये है, एक्स एक्सिस है, और इसका देखिए बच्चे, ये जहां पे भी है ये मुझे नहीं पता, जहां पे भी है ये वर्थ है 2,3 है, इसकी 5 रेडियस है ना, 2,3 है, 5 रेडियस है, तो जैसा भी ये वर्थ रहा होगा, है ना, तो ये ऐसा वर्थ है, ठीक है बच्चा, यहाँ ऐसा वर्थ है, ये 2,3 इसका केंद्र है, और उसके बिंदु 5,7 पे 5,7 पे 5,7 पे देखिए एक स्पर्श रेखा खींची गई है, 5,7 पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और एक अभिलंब खींचा गया, एक क्या खींचा गया, अभिलंब खींचा गया, तो ऐसे जाएगा, तो ये एक तो अभिलंब है और एक स्पर्श रेखा है जनाब। और अब पूछा गया है यदि एक्स एक्स वर्त के बिंदु पर बने स्पर्श रेखा तथा अभिलंब से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये बिंदु मैं पी दे देता हूं, ये ए और बी। अगर आपका इस त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल चाहिए और आप कर रहे हैं इसमें, अगर आप इसमें कर रहे हैं मूल बिंदु का स्थानांतरण, तो भैया इससे बड़ा मिस यूज उस कंसेप्ट का कुछ हो नहीं सकता।
लिटरली इससे बड़ा मिसयूज इस कंसेप्ट का हो नहीं सकता यार। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, और तो क्या बोलो। ले ले बच्चा, ये देख, पता ना वर्त का अभिलंब क्या होता है? वो केंद्र से पास होगा, इस बिंदु से पास होगा, अभिलंब सीधा सीधा आ गया। और अभिलंब इसके, तो अगर मैं बहुत अच्छा बोलूं तो अभिलंब, और ये गोल्डन स्टेटमेंट करके लिखा हुआ है मेरा वर्त में। तो अगर मुझे इस वर्त के अभिलंब का समीकरण चाहिए तो दो बिंदु आगे लो जाना, y-7 इक्वल टू x-5, और इसका y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो 7 माइनस 3 4, 4/3। तो देखिए 7 माइनस 3, अरे y2 माइनस y1 4 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया, ये आ गया। तो देखिए ये तो सीधा सीधा आ गया। अब ये बिंदु बी देखो, बी बिंदु देखो, बी बिंदु में क्या होता है? y का मान 0 होता है, y का मान 0 है, और y का मान 0 रखते ही हो लो x का मान कितना आ जाएगा, अभी निकाल देते हैं। माइनस का 21/4 इक्वल टू x माइनस 5, तो 5 को उधर ले जाओ, 5 प्लस, तो ये आ गया x का मान। देखिए x का मान कितना, 20, माइनस का 1/4 है, तो ये माइनस का 1/4, 0 है ना। अब इसका मुझे लाना है, इसकी ढाल तो मुझे सीधा ही दिख गई, क्यों? क्योंकि अगर 4/3 अभिलंब की है तो इसकी ढाल m कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4। अरे dy/dx करने की भी जरूरत नहीं है, t बराबर 0 करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको सब चीजें ध्यान है तो आप इसका समीकरण दो बिंदु से लिख देंगे कि इस अभिलंब का समीकरण है ये दो बिंदु रूप से, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और इसका स्लोप जो क्या है 4/3, और ये इसका ढाल सीधा सीधा आ गया, तो इस रेखा की समीकरण y-7 इक्वल टू x माइनस 5, और ये अब अगर ये बिंदु चाहिए, ये बिंदु चाहिए जनाब, ये बिंदु चाहिए तो लो 0, y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 है तो y का वैल्यू 0 डालो, तो ये हो जाएगा 21 7 का 28/3 प्लस 5, 28/3 प्लस 5, 28/3 प्लस 5, देखिए 28/3 प्लस 5, जो भी आ रहा है यार। तो ये इसका निर्देशांक देखिए बच्चा, इसको मैं काट, y का मान 0 रखा तो ये 7 चौक 28/3 प्लस 5, ये आ गया, और ये आ गया, ये और ये आ गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, अरे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये तो ऊंचाई हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, तो इस एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यार क्या कर रहे हो भाई, तो बताओ 1/2 आधार, आधार कौन है, ए बी गुणा ऊंचाई कौन है, h, तो h का मान मुझे दिख रहा है साफ साफ ही, ए बी का मान कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15, और जोड़ दो रे, इसको जोड़ के लिख दो 15, तो 3 तो ये है, और 28 और 15, 28 और 15 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43/3, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 1/2 इंटू ए बी का मान 10 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 43/3 प्लस 1/4 इंटू हाइट देखिए y कोऑर्डिनेट, तो तो 7 हो गया, ये तो 7 हो गया, तो 7 हो गया, तो इसको एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लो तो 12 दूनी 24, 24 तो एलसीएम आ जाएगा, इंटू देखो 4 3 12 और 16 और 1 17, 4 3 12 और 16 1 17, और ये प्लस 3 इंटू 7, तो ए का मान ये आ रहा है 175 इंटू 7, 175 इंटू 7, तो ये 175 इंटू 7/24, तो देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए इसका वैल्यू कितना है, 7 7 पंचो 35, 7 7 49, 49 3 52, 49 और 3 52, 7 पंचो 1 सेकंड, 7 पंचो 35, 7 7 49 3 52, 52 7 7 और 5 12, 1225/24, तो 24 का मान पूछा था कितना आएगा, 1200, लो कर लो भाई। अगर इस क्वेश्चन को आप सिंपल, एकदम सिंपल बच्चों वाले तरीके से करते हो तो भी आंसर आ जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा दो, या फिर ये कर दो भाई, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक है तो 1/2 x1 x2 y1 y2 वाला कर दो यार, अरे डिटरमिनेंट वाला 1/2 x1 y1 0 x2 y2 0 x3 y3 0, और इसमें कुछ समझाना मुझे तो नहीं है भाई तुम्हें, और अगर आप ऐसे में लगा रहे हैं तो भैया नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से सुनो, अगर वर्त का क्वेश्चन हो तो आप उसको ज्योमेट्री से अलग आराम से कर सकते हैं, वर्त का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, ये तो बहुत ही आसान सी चीज है, क्लियर है, तो ये तो बहुत ही आसान सी चीज है।
इसमें नहीं फंसना चाहिए बच्चों ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ आ जाइए बच्चा, ये कुछ क्वेश्चन आप जो थोड़े से अलग हैं, एक दो नए क्वेश्चंस भी हैं, तो थोड़े 3-4 क्वेश्चन और करेंगे तो थोड़े से अलग है। अब यहाँ पे इनका ग्राफ बनाना आपको आता है कि नहीं आता, वो सीट डिपेंड करेगा। तो y बराबर ln x का ग्राफ बनाना अपने को आता है। अपने को क्या आता है, देखो ये आपको पता होना चाहिए, y बराबर ln x, y बराबर ln x का ग्राफ बनाना अपने को आता है। और इनफैक्ट ये अब ये पूछ रहा है, तो अपन ने एक बार क्षेत्रफल निकाला था, ये वाला क्षेत्रफल आप अभी भी निकाल लो, या पहले अपन ने निकाला भी था ये वाला क्षेत्रफल। तो ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला एरिया कितना आता है, 1 आता है। ये वाला क्षेत्रफल 1 आता है, पहले मैंने निकाल के बताया हुआ है कि y बराबर ln x और x अक्ष से परिवर्त क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो तो ये बनाते हैं। क्लियर है क्या, ये क्षेत्रफल अपन ने निकाला हुआ है। ठीक है, अब आप अभी भी निकाल सकते हैं, पहले भी अपन ने निकाला है तो निकाल लेना, ये क्षेत्रफल बना जाएगा। और इसको एज ए याद भी रख सकते हैं, याद ऐसे रखना नहीं है, वो लिमिट है, वो लिमिट आपको आती है तो आप आराम से कर लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल बनाता है। अब अगर ये देखूं मैं, तो ये देखूं तो देखिए बच्चा, इसमें क्या है, y बराबर ln x का ऐसा होता है, y बराबर मोड ln x का कैसे होगा, तो उसमें क्या होगा ना, देखो ये समफलन है, तो जैसा इधर होगा वैसे ही इधर होगा। या आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जानते हैं, तो अगर मोड लगा दिया है x पे तो इधर जैसा है वैसा ही उधर आ जाएगा, जैसा इधर है वैसा ही उधर आ जाएगा। तो ये ऐसा, ये ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब, और y बराबर 0 कौन है, y बराबर 0 तो ये x एक्सिस होता है ना, ये y बराबर 0 ही ना। तो इससे और इससे परिवर्त क्षेत्रफल तो ये होगा, तो ये इसका एरिया कितना आ जाएगा बच्चा, इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, y बराबर 0 मतलब x अक्ष और इन दोनों वक्रों से जो ये क्षेत्रफल घिरा है इसका एरिया कितना है, 2 है, क्योंकि इसका 1 है तो उसका 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये है। अब अपने पास देखो y बराबर ln ऑफ मॉड x, इसका तो समीकरण था, इसका तो ग्राफ था अपने पास ऐसे, और ये वाला ग्राफ था अपने पास। अब इस पे मॉड लगा दें तो क्या हो जाएगा, इस पे मॉड लगा दें तो क्या हो जाएगा, मॉड ln x का ये ग्राफ तो अपने पास था भाई, ये ग्राफ तो अपने पास था, ये किसका है, इसका ग्राफ। अब इस पे मॉड लगा दें तो क्या हो जाएगा, इस पे मॉड लगाएंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब बेसिकली ये आ जाए, बेसिकली ये आ जाए और ये हट जाए। देखिए मॉड लगाएंगे तो जो माइनस के मान है वो प्लस के हो जाएंगे, तो ये हट जाएगा अपना, ये हट जाएगा अपना, ये हट जाएगा, मतलब ये हट जाएगा बेसिकली। तो ये वाला इधर से हट जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया। तो अब y बराबर 0, y बराबर 0 तो ये रहा, y बराबर 0 और इससे परिवर्त तो ये आ जाएगा। तो इस बार भी एरिया तो 2 ही आना, एरिया बराबर, एरिया तो 2 ही आना है। मतलब इसके ग्राफ पे मॉडुलस लगाया तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया तो ये क्षेत्रफल आ गया, तो आराम से आ जाएगा। तो ये दो जो क्वेश्चन है वो प्योरली इस चीज पे बेस्ड है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स आता है कि नहीं आता। अदरवाइज तो फिर आप ये करो भाई, इसका ग्राफ कैसे भी करके लाओ, 2 केस बनो के लाओ, x पॉजिटिव x नेगेटिव केस बना के लाओ, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का हेल्प लो। तो मोस्टली तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के हैं ये, तो कोशिश वही करना कि वो आपको आए, है ना, तो इसलिए ध्यान नहीं रखना। तो इनका कोई वो वाली चीज नहीं ये। अब ये जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली क्वेश्चन है, क्या आप ग्राफ बना सकते हैं, क्या आप ग्राफ बना सकते हैं। अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बस ग्राफ बनाने वाला ही है, तो ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। तो y बराबर 2x माइनस 2x स्क्वायर, तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा, देखो इसका ऐसा ग्राफ है, ये तो द्विघात है, इसका तो ग्राफ तुम्हें आता ही है 2x माइनस, ये द्विघात है, इसका ग्राफ तो आप बना ही लेंगे। ये पॉइंट है 1,0 और ये है 0, ठीक है। अब बात आती है इसका ग्राफ बनाने के, तो इसके ग्राफ बनाने के लिए मुझे dy बाई डी एक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, y dy बाई डी एक्स का हेल्प लेना पड़ेगा मुझे, x इंटू 1 बाई एक्स प्लस एक्स का 1 इंटू एल एन एक्स, 1 प्लस एल एन एक्स, 1 प्लस एल एन एक्स। तो इसका dy बाई डी एक्स कहाँ 0 हो रहा है, 1 बाई ई पे। देखिए कहाँ 0 हो रहा है जनाब, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 कहाँ हो रहा है,
तो इसको जीरो करो यार, एक्स बराबर ln x बराबर -1। देखिए ln x बराबर कितना -1, तो x बराबर e की पावर -1, तो e की पावर -1 मतलब 1/, तो ये जीरो हो रहा है 1/, x बराबर 1/, पे हो रहा है, और इसके आगे प्लस है, इसके पीछे माइनस है, और ये ग्राफ जीरो से ही शुरू होगा, जीरो के पीछे नहीं जाएगा क्योंकि इसकी प्रांत में नहीं है, जीरो के पीछे के मान इसकी प्रांत में नहीं है, तो इसलिए ये ग्राफ अब 1/e पे मान कितना आ रहा है भाई, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इस पे मान निकाल लेते, तो x का वैल्यू 1/e है, तो y का वैल्यू 1/e इंटू ln ऑफ 1/e, तो ये हो जाएगा 1/e इंटू ये -1, तो -1/e, तो माइनस का 1/e इसका मान, तो इसको आगे बढ़ाना है, पीछे घटाना है। अब जीरो पे मान कितना है, जीरो पे इसका लिमिट अपन जानते हैं जीरो होता है, तो जीरो पे लिमिट जीरो, इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अब इसमें मैंने 5-6 चीजें बोल दी ऐसी जो हो सकता है आप नहीं जानते। पहली बात ये मैंने बोली कि देखिए dy/dx करना पड़ेगा, मैंने करा, और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट पे मान भी निकालना आपको आता है, तो यार इसके आगे बढ़ाना है, इसके आगे घटाना है। अब मैंने बोला जीरो के पीछे तो इस ग्राफ को नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि इसका जो प्रांत है वो x ग्रेटर देन जीरो, इसका प्रांत x ग्रेटर देन जीरो, तो फिर आपको पता चला कि जीरो पे मान कितना आएगा। जीरो पे मान कैसे निकालें, तो जीरो पे इसका लिमिट होता है जीरो, जीरो पे इसका लिमिट होता है जीरो, याद रख लेना, बहुत शानदार चीज है। x ln x का जीरो पे लिमिट जीरो होता है, 4 बार मैं करा चुका हूं, अब भी नहीं आता तो भाई मैं नहीं समझा पाऊंगा, है ना, और बाकी तो फालतू की बातें समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, इसको इधर अगर इधर बना दे तो ये ऐसा होगा। देखिए ये जीरो कहाँ हो रहा है, 1 पे, ये 1,0 वाला पॉइंट है, तो ऐसा ग्राफ। तो इसका तो इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल तो बहुत आसान हुआ, y अप माइनस y डाउन, ये y अप, ये y डाउन, तो ये तो बहुत ही आसान चीज है बच्चा, बहुत ही आसान चीज है। तो क्या होएगा, y अप माइनस y डाउन, तो आंसर जो आएगा, एरिया जो आएगा आएगा 0 से 1, y अप क्या है, y अप ये रहा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस y डाउन x ln x, तो ये निकाल लेना, बस यही आंसर है आपका जो भी है, यही आंसर है भाई, आराम से निकाल सकते हैं, कोई इश्यू इसमें नहीं आना चाहिए आपको, 2+3 आना चाहिए 2+3 आना चाहिए। और बिल्कुल अगर आपको चाहिए कि आप वेरीफाई कर पाए आंसर, तो आंसर कमेंट में बताएं बच्चों, कमेंट करके आंसर बताएं इसका, तो कमेंट करके बिल्कुल आंसर बताएं सर, बिल्कुल मैं भी रिप्लाई करूंगा और बाकी लोग भी रिप्लाई करेंगे, तो अच्छे से निकालेगा और करिएगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो पहले अपन ने मिस किया था, परवलय तथा इसके नाभिलंब द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसका नाभिलंब क्या होता है, इतना ही है, तो परवलय तो ऐसा होता है, परवलय तो ऐसा होता है, और इसका नाभिलंब क्या होता है, x बराबर होता है, इसका नाभिलंब क्या होता है, x बराबर, अरे लेटेस्ट एकदम, तो ये इसका नाभिलंब, तो ये क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए ऊपर वाले का निकाल के डबल कर देते हैं, ऊपर वाले का निकाल के दुगुना कर देते हैं भाई, ये क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, देखो ये और ये, तो इसको मैं a1 देता हूं, तो ये भी a1 हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को एरिया जो निकालना है, एरिया जो निकालना वो 2a1। अब a1 कैसे निकालूं मैं, ये इतना सा क्षेत्रफल कैसे निकालूं, तो जो मेरा a1 है, ये a1 है, इसको कैसे निकालूं, तो ये तो y dx आ जाएगा, तो 2 इंटू y dx, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से लेके a तक, यहाँ x का मान 0 है और x का मान a, तो 0 से लेके a तक खत्म। अब y का मान निकालना है इसके लिए, तो अब y के यहाँ से दो मान आएंगे, y के यहाँ से दो मान आएंगे, y बराबर प्लस माइनस का √4x, तो इसके लिए y कौन सा होगा, +1, तो इसके लिए y होगा y बराबर √4x, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा यार अब तक, y बराबर माइनस का √4x, तो इसलिए वो ऊपर वाला रखना है, तो 2 और 0 से, और ये रखना है, तो ये वाला प्लस वाला, तो √4a इंटू √x dx, तो आएगा 2 इंटू 2 a की पावर 1/2 इंटू इसका करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 0 से, तो a पुट कर दो उधर, तो 3/2 तो ये हो जाएगा 8/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा 8/3, और 8/3 ये तो टोटल देखो ये ऊपर चला जाएगा तो 8/3, और a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 3/2, तो a की पावर 2 हो जाएगा, तो 8/3 a स्क्वायर, 8/3 a स्क्वायर, 8/3 a स्क्वायर, तो 8/3 a स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा।
8/3 a² इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आराम से हो जाना चाहिए। तो बच्चों वाला केस में है ना 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 ना, ये एक चीज है कि एवरेज फलन का औसत मान या एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं बच्चों। ए से बी में किसी फलन का औसत मान चाहिए तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है भाई। किसी का भी औसत मान आपको चाहिए, जैसे मान लो ए से बी में कोई गया, यहां से यहां तक गया, ये ए से थे, ये बी था, इसका औसत मान चाहिए, औसत मान चाहिए तो ये क्षेत्रफल निकालो और इसमें इसका भाग। तो ए से बी fx dx, ये क्षेत्रफल आया, इसमें b माइनस ए का भाग दे दो। तो ये फिजिक्स की काम है, यहाँ तो अपने काम आता नहीं है ज्यादा। और सीधा सीधा है फलन का वर्ग माध्य मूल मान, तो वर्ग करो, माध्य निकालो, मूल निकालो। देखिए उल्टा चलता है, रूट RMS, रूट मीन स्क्वायर, तो ऐसे, तो ये ऐसा सीधा सीधा होता है हिंदी के हिसाब से, वर्ग माध्य मूल मान। पहले सबसे पहले वर्ग करा f² dx, फिर उसका माध्य निकाला, फिर अंडर रूट ले लिया। समझ गए क्या? तो RMS वैल्यू एक आपका नाम होता है, शायद फिजिक्स में चलता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। तो कोई इश्यू इसमें नहीं होना चाहिए। तो अब आ जाइए इसका निकालते हैं। जैसे sin² x का 0 से x और 0 से औसत मान, तो y एवरेज का तो सूत्र सीधा सीधा है, y एवरेज बराबर a से b fx dx b माइनस ए, सीधा सीधा मान डाल दो, a से b, a 0 से π/2, fx मतलब sin² x dx और नीचे b माइनस ए π/2। तो इसका मान अगर आपको निकालना, आप वालिस थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं और इसका तो समाकलन भी कर सकते हैं। तो वालिस थ्योरम लगा लो, समाकलन कर लो, जो भी आपको करना है कर लो। ये तो π/2 आ जाएगा और इसका मान देखिए, इसका मान कार्यक्रम शुरू होगा 1 से और वो रुक भी जाएगा, नीचे वाला कार्यक्रम शुरू होगा 2 से और वो रुक भी जाएगा वहीं पे। तो ये आ जाएगा वालिस थ्योरम और इंटू π/2 आ जाएगा। तो इसका माध्य मान जो आएगा, एक π/2 भी इंटू में भी आएगा, 5/2 इंटू में भी आएगा, तो इसका माध्य मान आएगा 1/2। इसका माध्य मान आएगा 1/2, sin² x का माध्य मान आ जाएगा 1/2। क्लियर है? तो देखिए इसका मान मैंने वालिस थ्योरम से लिख दिया है, इसका मान मैंने वाली थ्योरम से लिख दिया है। वाली थ्योरम को अगर आप जानते हैं, उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा है, तो बिल्कुल आप आराम से लिख सकते हैं, या फिर समाकलन करके निकाल लेना भाई, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और ये RMS, y RMS, तो ये क्या होगा, √f² x a से b और b माइनस ए इंटू dx, तो ये आएगा। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, a से b 0 से π/2, f² है, इसका स्क्वायर तो sin की पावर 4 आ जाएगा, ध्यान रहे, sin की पावर 4 x dx अपॉन π/2 माइनस 0। तो अब इसका भी मान वाली थ्योरम से निकाला जा सकता है, अगर आपके उसके साथ रिश्ते अच्छे हैं। तो ये 4 है तो 3 और 1 आएगा ऊपर, नीचे 4 + 0 तो 4 और 2 आएगा, इंटू π/2 आएगा, डिवाइड बाई b π/2 ही आएगा। तो 5/2 से π/2 कट गएगा और ये आ गया √3/8। तो देखिए वाली थ्योरम बहुत ही शानदार पावरफुल चीज है बच्चा, अगर आप जानते हैं लगाना तो बहुत ही पावरफुल चीज है, आराम से लग जाना चाहिए, कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करते हैं जो IIT एडवांस के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है JEE एडवांस का एवरेज क्वेश्चन है, तो कोशिश करिए 10 से 15 मिनट आप आराम से लीजिए, कैसे कर सकते हैं। कंसेप्ट भी अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छा है, 2 टॉपिक का मिक्स भी है, एरिया और इंटीग्रेशन, और आपको सब कुछ पता है, पर कुछ चीजें शायद आपको खुद से सोचना पड़े। तो बस इतना सा ही तो होता है एडवांस में। और क्या होता है कि हमने कुछ पढ़ाया है, पर वहां पे 1 या 2 चीज कुछ क्वेश्चंस में कि आपको सोचनी पड़ेंगी। तो अब आप ये सोचो कि मुझे एरिया और इंटीग्रेशन पूरा आता है, थ्योरेटिकली पूरा आता है, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। थोड़ी सी एक छोटी सी चीज है, समझ जाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा 10 से 15 मिनट ले लो। 2 मिनट बाद अरे सर समझ ही नहीं आया, अरे भाई समझाया किसने, अरे मैंने तो बताया ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया, मैं तो बोल रहा हूं तुम करो खुद से, समझ नहीं, ये सोचो करना कैसे है, सोचिए सोचिए सोचिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसके बाद ही देखेंगे तो मजा आ जाएगा। fx इक्वल टू ये x² माइनस 0 से 1, क्या करें भाई? देखो अगर fx का वैल्यू नहीं आया तो ये नहीं ला सकते, और अगर fx नहीं आएगा जब तक ये नहीं आएगा,
तो मतलब सुनो ध्यान से, एफ एक्स का मान चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्रफल चाहिए तो एफ एक्स का मान चाहिए। अब एफ एक्स का मान नहीं आ रहा क्योंकि ये नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एफ एक्स नहीं है। भाई इसका मान क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एफ एक्स नहीं है। और एफ एक्स क्यों नहीं आ रहा? कि ये नहीं आ रहा। तो मतलब दोनों में इंटरलिंक है चीजें। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो स्क्वायर ओपन करते हैं। उसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x एफ टी, 2f(x) टी प्लस एफ स्क्वायर टी, क्लियर है? और ये डी टी। तो अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं। तो देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, पहला हो जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी टी। और इनफैक्ट एक्स स्क्वायर बाहर भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टी के रेस्पेक्ट में है। टी के रेस्पेक्ट में है तो इसलिए एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे 2x बाहर आ जाएगा और 0 से 1 एफ टी डी टी आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 0 से 1 एफ स्क्वायर टी डी टी। अब ये एक तो हो जाएगा, देखिएगा ये एक तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? तो इसका t, और t का लिमिट लिखेंगे तो 1, तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो इससे ये कट जाएगा। तो देखो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये t का 0 से 1, तो ये बना जाएगा। इसका समाकलन बना जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब इनका क्या करें? इनका क्या करें? ये तो कट कट आ जाएगा। इनका क्या करें? तो इनके लिए देखो 2x है। अब इसका मान तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि एफ एक्स नहीं बता। तो इसके लिए ध्यान से सुनो, ये जो है सोचो क्या करो। ये जो है बच्चे, ये देखो टी के सापेक्ष समाकलन होगा, जो भी एफ एक्स आएगा उसका टी के सापेक्ष समाकलन होगा। उसके बाद जब तुम लिमिट्स पुट करोगे तो ये जो मान आएगा वो एक मान आएगा, कांस्टेंट अचर आएगा। भाई कुछ भी रहा एफ एक्स तो इसका एक मान आएगा। पहले इसका समाकलन करोगे, फिर लिमिट्स पुट कर दोगे टी की जगह, तो इसका मान एक कांस्टेंट मान आएगा। तो उसको मैं k1 मान लेता हूं। ये कांस्टेंट आएगा इसलिए इसको k1। और ऐसे ही इसको तुम समाकलन, इसका स्क्वायर करोगे, समाकलन करोगे टी के सापेक्ष, तो ये जो है वो भी एक मान आएगा। तो मान आएगा तो इसको k2 मान लेते हैं। ये दोनों अक्षर आएंगे इसलिए k1 k2 मान लिया। इससे ये कट गया, तो ये एफ एक्स आ गया आपका, एफ एक्स आ गया आपका माइनस का 2k1x माइनस का k2। तो ये आपका एफ एक्स आ गया। अब k1 k2 क्या है? तो k1 किसको माना है अपन ने? k1 इसको माना। तो k1 बराबर 0 से 1 एफ टी डी टी, 0 से 1 एफ टी डी टी। तो एफ एक्स का वैल्यू ये है, एफ टी का वैल्यू डाल देते हैं। तो एफ टी का मान क्या आ गया? 0 से 1 एफ टी का मान देखिए माइनस का 2k1 टी माइनस k2 डी टी। तो समाकलन कर दो, समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? k1 इक्वल टू, समाकलन करो इसका, -2, या तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, माइनस k1 टी स्क्वायर माइनस k2 टी। और लिमिट डाल दो 0 से 1, तो 0 से 1 लिमिट डालोगे तो k1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए 1 डाल दीजिए तो माइनस k1 माइनस k2, और वो 0 डालने पे 0 हो जाएगा। तो देखिए 2k1 इक्वल टू माइनस k2 आ गया, 2k1 या k2 इक्वल टू माइनस 2k1। एक तो ये आ गया। और दूसरा एक और लगाना है भैया, दूसरा एक और लगाना है तो वो भी लगा दीजिए, वो भी लगा दीजिए। जहाँ k2 वाला लगा दे। k2 बराबर क्या है? k2 बराबर क्या है बच्चा? k2 बराबर 0 से 1 एफ स्क्वायर टी डी टी। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा बताओ? स्क्वायर करो, देखिए स्क्वायर करो तो एक आ जाएगा 4k1 स्क्वायर टी स्क्वायर, टी वाला लिख दो तो टी स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस से 4k1 k2 और टी, और ये डी टी। अब इसका भी देखिएगा, इसका भी देखिएगा, k2 बराबर ये कितना हो जाएगा? 4/3 k1 स्क्वायर टी क्यूब प्लस k2 स्क्वायर टी, और ये आ जाएगा प्लस 4k1 k2 टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 आ जाएगा टी स्क्वायर। 0 से 1 लिमिट डाल दो बच्चा, लिमिट डाल दो बच्चे। तो k2 इक्वल टू लिमिट डालेंगे 1, तो टी की जगह 1 डालेंगे तो 4/3 k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस 2k1 k2, ये आ गया 2k1 k2, ये आ गया। तो अब k2 का जगह ये डाल दो, k2 की जगह सब जगह ये डाल दो, k2 की जगह ये डाल दो। तो k2 माइनस 2k1 4/3 k1 स्क्वायर, k2 की जगह ये तो 4k1 स्क्वायर,
और ये भी डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए, तो माइनस का ये, तो ये माइनस का 4k1। देखिए बच्चा, k2 की जगह -2k1 डाला तो ये माइनस का, तो ये आपस में कट गया और ये आ गया बच्चा, ये आ गया देखिएगा, तो 4k1² प्लस 6k1 इक्वल टू 0। तो k1 और 4k1 आ गया और 2k1 आ रहा है और 2k1 प्लस 3। तो k1 का वैल्यू या तो 0, अगर k1 0 आ गया तो k2 भी 0 आ जाएगा, k1 k2 दोनों ही 0 आ गए तो fx 0 आ जाएगा, fx 0 आ जाएगा। और इसने बोला चर अवकलनीय फलन है और ये fx अगर 0 आ गया, fx का मान देखो, अगर मैं k1 को 0 लेता हूं, पहला पॉसिबिलिटी ये है कि k1 का 0 तो k2 भी 0, k1 0 तो k2 भी 0, तो इस टाइम तो अगर k1 और k2 का मान 0 तो fx 0। अब fx का मान अगर 0 आ गया, fx का मान अगर 0 आ गया तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर x² t dt, तो ये fx का मान 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, x² भाग और t, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये संतुष्ट तो कर रहा है, fx बराबर जब 0 आएगा तब एरिया 0 आ जाएगा, तब कोई एरिया परिबद्ध ही नहीं हो रहा, एरिया बराबर 0 आ जाएगा। अगर fx का मान ही 0 आ गया तो इनसे परिबद्ध एरिया 0 आ जाएगा, जो कि अपने को नहीं लेना चाहिए भाई। अगर इसने परिबद्ध एरिया पूछा है तो कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा, इसका मतलब k1 बराबर 0 वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो कोई एरिया आएगा ही नहीं, 0 एरिया आएगा। तो वैसे तो ये बोलेगा आपको, वैसे तो आपको बोलेगा, पर अब नहीं बोला है तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये कि fx को अगर 0 लेते हैं तो एरिया परिबद्ध ही नहीं होता, तो आंसर कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए यहां से k1 का वैल्यू आ जाएगा -3/2 और k2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, k2 का वैल्यू आ जाएगा 2k1, तो 3 आ जाएगा, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, k2 का 3 और तो fx का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, fx ही आ जाएगा। तो यहाँ से fx जो आएगा वो माइनस का 2k1, माइनस का 2k1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 2k1 तो 3x और k2 का वैल्यू प्लस का 3, k2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, k2 का वैल्यू 2k1 तो ये 3 और k2 -3, तो ये आ जाएगा 3x - 3 आ जाएगा। तो ये fx का वैल्यू आ गया। तो अब इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल तो अपन निकाल ही सकते हैं, तो fx या y बराबर ये आ गया, y बराबर 3x - 3। तो इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल चाहिए, तो देखिए y बराबर 3x - 3, तो ये तो ऐसा है, y बराबर 3x - 3, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया है 1,0 और ये आ गया है 0, -3। तो ये क्षेत्रफल चाहिए, तो ये क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, देखिए y x और f x द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ये आएगा, तो ये आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 3 गुणा 1, तो दैट इज 3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। तो देख लेना बच्चों, 1.5 इसका आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर है, वो आ जाएगा 1.5। तो ये जो क्वेश्चन है कंसेप्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज था वो यही था कि आपने जनाब इसको k1 क्यों माना, इसको k1 क्यों माना, क्योंकि ये अचर आएगा इसलिए इसको k1 माना, इसको k2 माना, और फिर उसी चीजों का यूज कर लिया। देखिए यहाँ पे k1 का यूज करा और यहाँ पे k2 का, तो यहाँ से k1 k2 का वैल्यू आ जाएंगे, 0 वाला लेंगे नहीं क्योंकि उस टाइम आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कोशिश करें समझ में आपके आए। और अगर ऐसा ही आपको और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो देखिए बच्चे, आपने समाकलन पूरा देखा, आपने एरिया पूरा देखा, अगर इसी टाइप के वीडियो आपको चाहिए तो आप अपना काम जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। क्लियर है? तो भाई मैं तो जो कोशिश करूंगा वो यही करूंगा 0 to IIT कि कंप्लीट आपको दूं, और आप पूरी यूट्यूब पे पेड फ्री कहीं चले जाओ। अगर इससे अच्छा आपको हिंदी में कहीं मिल जाए तो भैया वो ले लो और मुझे भी बता देना, तो अपन भी गंद कर देंगे। क्लियर है क्या? तो बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।